फसलों के उपनाम थे। तो वहां तक लास्ट वाली क्लास में हमने कवर कर लिया है। अब देखेंगे कृषि विकास के जो कार्यक्रम या कृषि विकास के जो प्रयास हैं वो सरकार के द्वारा किस किस माध्यम से किए जाते हैं, या कौन कौन से प्रयास सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं, उन प्रयासों को देखेंगे। तो कृषि विकास कार्यक्रम या कृषि विकास के प्रयास, कृषि विकास के प्रयास, तो इन प्रयासों में अगर हम देखें तो एक तो रहेगा कृषि क्रांतियां, यानी समय समय पर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विशेष कृषि क्रांतियों को स्टार्ट किया गया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध क्रांति हरित क्रांति, जिसको हम डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद में कृषि अनुसंधान केंद्र यानी एग्रीकल्चर के अंदर मुख्यतः वे फसलें जिनके उत्पादन कम है उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च सेंटर या कुछ फसलों के हाइब्रिड यानी उच्च किस्म वाले जो बीज हैं वो तैयार करने के लिए रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद में कृषि नीति, तो राज्य सरकार के द्वारा कृषि नीति और एक जैविक कृषि नीति, ये दो बनाई गई हैं। तो कृषि नीति और जैविक कृषि नीति दोनों को हम कवर करेंगे। उनके ऑब्जेक्ट या टारगेट या लक्ष्य क्या रखे हैं वो साथ में देखेंगे। इसके बाद में कृषि विश्वविद्यालय, तो एग्रीकल्चर को लेकर रिसर्च को बढ़ाने के लिए या कृषि सेक्टर में अधिक अध्ययन के लिए राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो कंटिन्यूस बढ़ाई जा रही हैं। पहली कौन सी हैं, वर्तमान में कितनी हैं, नवीनतम कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो उन सब पे चर्चा करेंगे हम कृषि विश्वविद्यालय वाले पोर्शन में। उसके बाद में रहेगा कृषि योजना या एग्रीकल्चर को लेके कुछ स्कीम या योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाती है, उन स्कीम योजनाओं को इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में कृषि निवेश कार्यक्रम जो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यतः ग्राम के नाम से चलाया गया, तो ग्राम नाम से जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट हुए, कितने कार्यक्रम अभी तक करवाए गए हैं, तो उन सब कार्यक्रमों को अपन लास्ट वाले पोर्शन में कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं अपन कृषि क्रांतियों से। तो कृषि क्रांतियों में सामान्यतः जो कृषि उत्पाद जो होता है उसका जैसा रंग है या उसका जैसा आकार है उस क्रांति को नाम वैसा ही दिया गया है। जैसे मैं कहूं कि लाल क्रांति, तो लाल रंग होता है सामान्यतः टमाटर या मांस का, तो मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः लाल क्रांति। अपने खेतों में अधिकांशतः जो खाद्यान्न होते हैं, खाने वाली फसलें होती है, जब बोई जाती हैं तो उनका रंग होता है सामान्यतः ग्रीन या हरा। तो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति चलाई गई वो ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो अंडों का रंग होता है सामान्यतः सिल्वर या रजत जैसा, तो उसके लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन अर्थात रजत क्रांति को स्टार्ट किया गया। इसका मीनिंग यह है क्रांतियों को आपको रटना नहीं है, आपका जो उत्पाद है उसका रंग कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग क्रांति का रंग होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन सबसे पहले कृषि के अंदर आने वाली सबसे पहली जो क्रांति थी वो थी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति उसका मुख्य लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है वो हुआ गेहूं व उसके बाद हुआ है चावल को। तो हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक गेहूं को होने के कारण सामान्यतः हम इसे गेहूं की क्रांति भी मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का उद्देश्य है मुख्यतः तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि तिलहन फसलों से तेल निकाला जाता है और 90% जो ऑयल है, जो तेल है, उनका रंग पीला या येलो होता है। तो तिलहन फसलों से संबंधित क्रांति को क्या बोलेंगे, पीली क्रांति। और इसमें लाभ सर्वाधिक जिस फसल को हुआ है वो है सरसों। तो पीली क्रांति अपन सरसों की क्रांति भी मानते हैं या सामान्यतः तिलहन फसलों की क्रांति भी मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लाल। तो लाल में बताने की आवश्यकता नहीं है, या तो टमाटर या फिर मांस उत्पादन को बढ़ाने संबंधित क्रांति। उसके बाद में गोल क्रांति। गोल होता है अपना आलू, तो आलू की जो क्रांति, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति स्टार्ट की गई वो गोल रिवॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का मीनिंग है जो अपनी पृथ्वी है उसका अधिकांश भाग जलीय भाग है, जहां सूर्य की विकिरण या जो रेडिएशंस हैं जैसे ही इस जलीय भाग में गिरती हैं तो बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है और जो नीला रंग है उसको वापस स्कैटर कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इसका मीनिंग दूसरी जगह से देखने पे पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इस कारण इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो ये नीला जल के कारण दिखाई देता है और जल में जो प्रमुख जीव होता है वो होता है मछली। तो मछली से संबंधित जो क्रांति या मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति स्टार्ट की गई उसे ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात नीली क्रांति के नाम से जानते हैं।
तो जो नीली क्रांति है वो है मछली संबंधित अमृत क्रांति। अमृत जैसे अपन जनरली शास्त्रों में या आमतौर पे कहते हैं कि जो जल है वो सामान्यतः अपने अमृत तुल्य है, तो नदी जोड़ो परियोजना या जल संबंधी जो क्रांति है उसको अमृत क्रांति कहा जाता है। इसके बाद में काली क्रांति, तो कुछ क्रांति ऐसी भी हैं जो कृषि के अलावा भी हैं आपके, तो उनको भी आप याद रखिएगा। हमारा जो पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जो होता है वो सामान्यतः काले रंग का होता है, क्योंकि उसमें अपने मुख्यतः जो तारकोल है, तारकोल यानी सामान्यतः जो डामर है वो भी मिक्सअप होती है उसी के साथ। तो पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति स्टार्ट की गई उसे ब्लैक रिवॉल्यूशन अर्थात कृष्ण क्रांति, काली क्रांति के रूप में जानते हैं। उसके बाद में आता है ग्रे या धूसर। ग्रे रंग होता है सीमेंट या कलर, सीमेंट का जो कलर होता है जिसे जनरली हिंदी में अपन धूसर भी बोलते हैं, तो ग्रे या धूसर का संबंध है सीमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने से, तो ग्रे का संबंध रहेगा सीमेंट से। श्वेत क्रांति, तो श्वेत जैसा उत्पाद होता है दूध, तो दूध का रंग सफेद होने के कारण उसके क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। गुलाबी क्रांति, सामान्यतः जिन देशों के अंदर सी फूड खाने की ज्यादा डिमांड होती है, यानी जो जीवों को, जलीय जीवों को खाने की ज्यादा डिमांड होती है, तो उन क्षेत्रों के लिए मुख्यतः एक प्रॉन अर्थात एक झींगा जो होता है वो तैयार किया जाता है अधिक से अधिक। तो जो झींगा, जिसको हम एक मछली के टाइप या एक पीसी वर्ग में शामिल कर सकते हैं, तो जो झींगा मछली या जो झींगा है उसके उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो गुलाबी क्रांति, क्योंकि झींगा का जो रंग होता है वो सामान्यतः गुलाबी रंग से रेडिश कलर में यानी हल्के लाल कलर में होता है, इस कारण इसकी क्रांति को गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो झींगा उत्पादन संबंधी क्रांति गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति में होता है खाद्यान्न प्रसंस्करण। खाद्यान्न प्रसंस्करण में हम ले सकते हैं जो बेकरी का सामान होता है, जैसे हमारे बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, तो सामान्यतः इन चीजों को अपन बेक करके यानी सामान्यतः पका के बनाते हैं, तो इनका रंग होता है हल्का भूरा। तो इसका मीनिंग है जो भूरी क्रांति है वो बेकिंग वाला सामान यानी जो बेकरी है उससे संबंधित है। खाद्यान्न प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग वाली जो क्रांति है उसको कहा जाता है। इसके बाद में रजत क्रांति, तो रजत जैसा रंग किसका होता है? अंडों का, तो अंडों से संबंधित है। और सनराइज क्रांति, सनराइज क्रांति का मीनिंग है आज वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे उभरती हुई जा रही है, जैसे पहले हमारे यहाँ टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी मोबाइल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी गाड़ी उद्योग है वो इतना विकसित नहीं था, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो इतना डेवलप नहीं था। तो ये सभी औद्योगिक जो उद्योग मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सारे अपने आप में टेक्निकल इंडस्ट्रीज है। तो जो तकनीकी उद्योगों का जो विकास हो रहा है वो अपने आप में सनराइज है। सनराइज यानी जो उदय होता हुआ सूर्य है। तो तकनीकी उद्योगों के विकास संबंधी जो क्रांति है उसे अपन सनराइज क्रांति का नाम दे सकते हैं। और इन्हीं के साथ याद रखिएगा जो अपनी बागवानी फसलें हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी फल, फूल, सब्जी, इसके लिए क्रांति स्टार्ट की गई गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये बागवानी से संबंधित है। बागवानी को इंग्लिश में हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर संबंधी क्रांति को गोल्डन रिवॉल्यूशन या सुनहरी क्रांति या स्वर्णिम क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे जो हरित क्रांति है उसके बारे में। तो हरित क्रांति के बारे में एक तो सामान्यतः अपने को देखना है इसकी शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1966-67। इसमें 66 और 67 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जिस फसल से ये स्टार्ट हुई थी वो थी गेहूं, और गेहूं एक रब्बी की फसल है जो सामान्यतः अपने अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। तो इसका मीनिंग है 1966 में बोई गई और 67 में काटी गई। तो उसी के साथ हरित क्रांति की अपने देश में शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 1966 और 67 में। और इस क्रांति के जो जनक है ये मुख्यतः क्रांति पश्चिमी राष्ट्रों में स्टार्ट हुई थी, मेक्सिको, यूएसए के अंदर, जहां इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो वैश्विक स्तर पे इसके जो फादर या जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको से संबंध रखते हैं। बाद में ये यूएसए की तरफ डेवलप हुई, जबकि अपने देश के अंदर
इसके जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब इस क्रांति का लाभ है वो सर्वाधिक किसको हुआ? तो इस क्रांति का लाभ सर्वाधिक हुआ है मुख्यतः गेहूं को, और गेहूं के बाद नंबर 2 पे चावल को। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि हरित क्रांति का जो लाभ है वो दक्षिणी भारत में, क्योंकि दक्षिणी भारत की ओर जब हम जाते हैं तो सामान्यतः जो कर्क रेखा वाला पार्ट है उसके दक्षिण की ओर गेहूं का उत्पादन नहीं होता, उस साइड में केवल चावल का उत्पादन होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दक्षिणी भारत में हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः किसको हुआ है? चावल को। तो दक्षिणी भारत यूज करते हैं, आंसर आपका चावल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाउंड नहीं किया गया एरिया को लेकर, क्वेश्चन में बांधा नहीं गया है, सिंपल क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल को है, तो आंसर आपका वही रहेगा गेहूं। इस कारण जनरली गेहूं को लाभ अधिक होने के कारण सामान्यतः इस क्रांति को अपन गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। और इस क्रांति के अंदर केवल आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज का होना पर्याप्त नहीं है, इसमें उस बीज के साथ जो हाई यील्डिंग वेराइटीज वाला बीज है उसके साथ मुख्यतः सिंचाई का होना भी जरूरी है, और सिंचाई के बाद उसके अंदर उर्वरक या फर्टिलाइजर का होना भी जरूरी है, उर्वरक या कीटनाशकों का। तो ये सारा पैकेज अगर एक साथ है तो ये क्रांति सक्सेस है। इस कारण इसे पैकेज टेक्नोलॉजी वाली क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। पैकेज टेक्नोलॉजी वाली क्रांति। तो ये शब्द इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें ये पूरा पैकेज चाहिए इसको सक्सेस बनाना है। तो पैकेज टेक्नोलॉजी क्रांति कौन सी है? तो आंसर रहेगा हरित क्रांति। गेहूं की क्रांति कौन सी है? देन आंसर रहेगा हरित क्रांति। फसलों के लिए सबसे पहले स्टार्ट की गई क्रांति कौन सी है? तो आंसर रहेगा हरित क्रांति। उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले जो बीज हैं, वो सबसे पहले किस क्रांति में प्रयुक्त हुए? तो आंसर रहेगा हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो प्रॉफिट है वो गेहूं के बाद सर्वाधिक किसको हुआ है? तो आंसर रहेगा आपका चावल। और ये क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो ईयर आपको याद रखना है, भारत में 1966 और 67 के अंदर। और इस क्रांति का एक क्षेत्रीय प्रभाव रहा है, यानी एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव रहा, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ पार्ट और राजस्थान का उत्तरी भाग, वहां तक ये क्रांति सक्सेस रही है। यानी ये क्रांति सिर्फ एक क्षेत्रीय क्रांति बन के रह गई, संपूर्ण देश की क्रांति ये नहीं बन पाई। तो इस क्रांति में हम देखते हैं, एक तो इस क्रांति को गेहूं की क्रांति या पैकेज टेक्नोलॉजी वाली क्रांति कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में लाभान्वित जो फसल है उसमें गेहूं सर्वाधिक, उसके बाद चावल। हरित क्रांति के सामान्यतः लाभ क्या हैं? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका मीनिंग हरित क्रांति जब से आई है लगभग ये क्रांति सक्सेस भी रही है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। तो अपन यहाँ इसके लाभ और जो हानि या जो कमी है उन दोनों को देखेंगे। तो उसके अंदर लाभ में अगर देखें तो एक तो खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ हम खाद्यान्नों के अंदर लगभग आत्मनिर्भर बन चुके हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ से मुख्यतः जो कृषि उत्पाद निर्यात किया जाता है वो होता है खाद्यान्न। और पहले की स्थिति ये थी कि हम एक कृषि प्रधान राष्ट्र होते हुए भी मुख्यतः खाद्यान्नों का आयात करते थे। तब खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर लिया है। और जब किसान खाद्यान्न उत्पादन या अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो इसका मीनिंग उसका फाइनेंशियल स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति और उसका सामाजिक स्तर है वो दोनों ही बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो प्रॉफिट है किसान की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होना। उसके बाद में कृषि संबंधी क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। जैसे ही आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई है उसके बाद कृषि संबंधित जो क्षेत्र हैं, कृषि के अंदर तो सामान्यतः रोजगार कम हो गए हैं। यानी खेत के अंदर जो 2-3 किसान हैं वो बैलों से हल को जोतते थे, बाद में फसल की कटाई के समय घर के सभी लोग यानी 8-10 मेंबर जो भी होते वो फसलों की कटाई में लगते। अब ये काम सिर्फ एक मशीन और एक व्यक्ति ने ले लिया है। इसका मीनिंग बाकी जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो हरित क्रांति के बाद में कृषि में तकनीकी विकास हुआ है जिससे कृषि में रोजगार कम हुए हैं। लेकिन हरित क्रांति के बाद कृषि संबंधित जो क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर रिलेवेंट जो सेक्टर हैं, जैसे एक तो बढ़िया बीज जो बनने लग गए तो उसके लिए रिसर्च सेंटरों के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कृषि संबंधित जो क्षेत्र हैं
जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले बीज बनाने वाले जो रिसर्च सेंटर हैं। अब इन बीजों को डालने के बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। तो सिंचाई के लिए जो अपने को सामान्यतः फव्वारे या जो नलकूप हैं या सामान्यतः जो मोटर है उसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम करती है पीछे, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलने लग गया। फिर बीज डालने के बाद और सिंचाई करने के बाद मुख्यतः अपने को कीटनाशक या उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो उर्वरक जो इंडस्ट्रीज है अपनी, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, रासायनिक उर्वरक जो खनिज हैं या जो खाद हैं, उनको तैयार करने के लिए मुख्यतः बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो उन लोगों को उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर से जो रिलेवेंट जो सेक्टर हैं, उनमें कंटिन्यू रोजगार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं। तो कृषि संबंधित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहे हैं और कृषि में रोजगार हरित क्रांति के बाद कम हुए हैं। तो कृषि अपन ने यहाँ यही लिखा लाभ के रूप में, कृषि संबंधित क्षेत्रों में रोजगार बढ़े हैं। इसके बाद में प्रति व्यक्ति या प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। तो हरित क्रांति से पहले हमारा जो उत्पादन था कृषि क्षेत्र का, वो सामान्यतः कम था। हरित क्रांति के बाद में बढ़िया क्वालिटी के बीज, उर्वरक और सिंचाई के बाद एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1.5 गुना और 2 गुना हो चुका है। तो इसका मीनिंग जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति व्यक्ति जो उत्पादन था वो बढ़ चुका है। अब इस क्रांति का जो नुकसान है, यह एक बड़ी हानि जो देख सकते हैं अपन कि हरित क्रांति है ये केवल मुख्यतः गेहूं एवं चावल यानी सीमित खाद्यान्नों तक सीमित रही है, जबकि जो दूसरे खाद्यान्न हैं जैसे मोटा अनाज और तिलहन है, इसमें सामान्यतः कमी आने लग गई। तो एक तो इसकी हानि, अन्य फसलों के उत्पादन में कमी आना। फिर नेक्स्ट है सामाजिक व क्षेत्रीय अंतराल बढ़ा। सामाजिक और क्षेत्रीय अंतराल बढ़ने का मीनिंग ये है कि पहले किसी व्यक्ति के पास अगर अच्छी खासी जमीन है, जैसे 100 बीघा जमीन है, तो इस किसान की स्थिति भी लगभग वही थी, उसके पास भी वही बीज था। और एक किसान जिसके पास 20 बीघा जमीन है, यानी जमीन मापने की एक इकाई है बीघा, एक यूनिट है, तो 20 बीघा जमीन है, उस किसान के भी लगभग बीज और सिंचाई की व्यवस्था वही थी जो मुख्यतः मानसून के ऊपर डिपेंड था। और 100 बीघा वाला किसान भी मुख्यतः मानसून पे डिपेंड था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई है तो 100 बीघा वाला जो किसान है, यानी जो धनाढ्य किसान है, बड़ा किसान है, उसने तो अपने यहाँ बढ़िया क्वालिटी का बीज, सिंचाई की सुविधा और उर्वरक की सुविधा कर ली, क्योंकि उसको ध्यान है कि उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जिस किसान के पास सामान्यतः जमीन कम है, वो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाता। तो जो बड़ा किसान था, यानी जिसके पास अच्छी जमीन थी, वो तो और अधिक उत्पादन करने लग गया, जबकि जो पहले वाला किसान था वो वहीं रह गया। तो किसान और किसान वर्ग में भी एक गैप आ गया है, यानी एक सामाजिक अंतराल इस क्रांति ने लाके खड़ा कर दिया है। और एक दूसरा, ये क्रांति एक सीमित क्षेत्र तक रही है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और यूपी के कुछ सीमित क्षेत्र तक। तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन देश के दूसरे एरिया में या क्षेत्रों में सामान्यतः उत्पादन उतना अधिक नहीं बढ़ा जितना पंजाब और हरियाणा के अंदर प्रति हेक्टेयर बढ़ा है। तो इसका मीनिंग इस क्रांति से एक क्षेत्रीय अंतराल भी आ गया है, जहां पंजाब में पहले प्रति हेक्टेयर जैसे माना कि 2 बोरियां उत्पादित होती थी, दूसरे स्थानों पे भी लगभग इतना ही था। लेकिन हरित क्रांति के बाद पंजाब तो पहुंच गया जैसे 4 बोरियों पे, और दूसरे क्षेत्र आज भी वही उत्पादन कर रहे हैं। इसका मीनिंग इस क्रांति से एक तो क्षेत्रीय अंतराल बढ़ा है और एक सामाजिक अंतराल भी इस क्रांति ने लाके खड़ा कर दिया है। इसके बाद में हरित क्रांति के कारण रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा, जिससे भूमि का जो उपजाऊपन है या जो बंजरपन है वो बढ़ा है, तो अधिक हुआ है, जिससे बंजर भूमि का विकास हुआ है या विस्तार हुआ है, या भूमि की फर्टिलिटी कम हुई है, ये भी लिख सकते हो, यानी उसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई है। उसके बाद में कृषि क्षेत्र में रोजगार कमी। तो कृषि क्षेत्र का मीनिंग है खेत में जो लोग काम करते थे वो तकनीकी विकास के बाद अब उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हल के द्वारा जो खेत की बुआई या जुताई की जाती थी उसमें भी पहले 2 या 3 व्यक्ति करते। अब आजकल वो मशीन ने, यानी एक व्यक्ति और उसकी मशीन, यानी जो ट्रैक्टर वगैरह है, केवल उसका ये काम रह गया है। जब कटाई करते थे 5-10 लोगों को रोजगार मिलता था, अब वो सिर्फ एक व्यक्ति और एक मशीन के ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो ये हरित क्रांति के कुछ हानि या नुकसान कह सकते हैं अपन। उसके बाद में
श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जैसे क्रांति के नाम से ही पता लग रहा है कि यह कोई ना कोई ऐसे उत्पाद से संबंधित है जिसका रंग सफेद होता है, और यह दुग्ध संबंधी क्रांति है जो 1970 में स्टार्ट की गई। और इस क्रांति की शुरुआत या इसके जो सूत्रधार हैं वो गुजरात के एक प्रमुख व्यक्तित्व है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिन्होंने अमूल प्रोडक्ट के नाम से, यानी जो अमूल का जो उत्पाद तैयार करती है उस नाम से एक डेयरी की स्थापना की गुजरात के आणंद के अंदर। बाद में इस डेयरी पद्धति का धीरे धीरे विकास होने लग गया और भारत की आज वर्तमान में एक प्रमुख डेयरी है। और इस डेयरी उद्योग के विकास के बाद भारत है वहां पर दूध का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा। दूध का उत्पादन बढ़ने से आज हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, और भारत में नंबर 1 पे है यूपी स्टेट में देखा जाए तो, उसके बाद में राजस्थान नंबर 2 पे है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इस क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई और इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें जनरली अमूल बॉय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें एक लड़के की फोटो आती है। अमूल के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जैसे अमूल बॉय कहते हैं, और इनके समान में यानी सामान्यतः इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इनकी डेथ के बाद इन्हीं को नाम दिया गया कि अब नहीं रहे अमूल बॉय, यानी जिन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना की थी। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो स्थान है, मुख्यतः डेयरी का विकास जो है आणंद गुजरात से स्टार्ट हुआ था, और इनके द्वारा दुग्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड यानी बाढ़ आना या बाढ़ लाना। तो मुख्यतः दुग्ध क्षेत्र में ये बाढ़ लाके रहेंगे, इसको सोचकर इन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो आजकल एग्जाम में श्वेत क्रांति नहीं पूछकर सामान्यतः एग्जाम में दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पाद से है, तो आंसर रहेगा दुग्ध उत्पादन से। और दुग्ध उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और भारत में जो प्रथम और सेकंड है उनको याद रखिएगा। फर्स्ट यूपी है, देन सेकंड राजस्थान है। राजस्थान में कुल दुग्ध उत्पादन होता है उसका लगभग, देश में जो कुल उत्पादन होता है उसका लगभग 12-13% दुग्ध उत्पादन राजस्थान से होता है। यानी दुग्ध उत्पादन में देश में हमसे आगे एक स्टेट है, राजस्थान से आगे एक स्टेट है यूपी, देन नंबर 2 पे है राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र। यानी कृषि क्रांतियों में केवल अपने को 2 का डिटेल ही देखना है, बाकी क्रांतियों के उत्पादों को आपको याद रखना है। यानी किस क्रांति में किस उत्पाद को टारगेट किया गया या किस उत्पाद को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति स्टार्ट की गई। अब कृषि अनुसंधान केंद्रों का मीनिंग है जहां एग्रीकल्चर को लेके या कुछ प्रमुख फसलों को लेके रिसर्च या अनुसंधान किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ICAR के रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ है। ICAR का मीनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर के जो एग्रीकल्चर सेंटर होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो होते हैं, अनुसंधान जो केंद्र होते हैं, उन्हें ICAR के द्वारा स्थापित किया जाता है। राजस्थान में भी ICAR के 3 प्रमुख सेंटर हैं। अब इन सेंटर्स को अगर हम देखें तो इनकी लोकेशन आती है, एक तो मुख्यतः उत्तरी राजस्थान की ओर, जिसमें संभाग मुख्यालय को टारगेट करेंगे अपन बीकानेर। दूसरा राजस्थान का दूसरा डिवीजन हेडक्वार्टर या संभाग मुख्यालय अजमेर। एक पूर्वी राजस्थान की ओर टारगेट करेंगे भरतपुर। तो ये तीनों जो रिसर्च सेंटर जहां बने हुए हैं ये तीनों ICAR के हैं। यानी एग्जामिनर राजस्थान में इनके अलावा चौथा रिसर्च सेंटर अगर निकालता है तो इसका मीनिंग वो ICAR का नहीं होगा। बीकानेर में ICAR का जो रिसर्च सेंटर है वो बीचवाल में है। तो बीचवाल ये सिर्फ एक लोकेशन है, बाकी इसमें जो रिसर्च सेंटर है उसको नाम क्या दिया गया है, तो वो रिसर्च सेंटर रिसर्च करता है शुष्क बागवानी पे।
शुष्क बागवानी का मीनिंग है ऐसी बागवानी फसलें जिसमें अपने को सामान्यतः अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बेर और खजूर। तो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में बीछवाल में, ये कब स्थापित किया? 1993 के अंदर। इसके बाद में राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर के अंदर मुख्यतः केंद्रीय सरसों एवं रेपसीड वैसे सरसों का ही एक टाइप है। रेपसीड अनुसंधान केंद्र, तो इसका जो सेंटर है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले सेवर में आता है। तो ये ध्यान रखना आपको, सेवर 1993 में इसको स्थापित किया गया। यानी जो शुष्क बागवानी है 1993, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो भी 1993। अजमेर वाला जो सेंटर है ये सामान्यतः किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बीजीय मसालों का अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसालों का अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसालों का अनुसंधान केंद्र, जो कि तबीजी, ये अजमेर में जगह आती है, डुमाड़ा वहां पे स्थित है। तो इस जगह को या लोकेशन को याद रखिए, डुमाड़ा, क्योंकि आजकल तबीजी नहीं पूछकर डुमाड़ा पूछते हैं। और इस सेंटर को स्थापित किया गया था सन 2000 के अंदर, सन 2000 में ये स्थापित किया गया। तो आपको 3 डिवीजन हेडक्वार्टर लेने हैं, एक तो ऊपर बीकानेर, बीच में अजमेर और पूर्व की ओर भरतपुर। ऊपर वाला है शुष्क बागवानी को लेकर, अजमेर वाला है बीज वाले मसालों के ऊपर अनुसंधान करता है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। और पूर्वी राजस्थान वाला वो सरसों और रेपसीड को लेके, यानी सेवर। सबसे ज्यादा बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सरसों को लेके। तो ये सेंटर और इसका ईयर आप याद रखिएगा। तो ऊपर और ईस्ट वाला है 1993, और मुख्यतः जो अजमेर वाला है वो सन 2000 का है। अब इसके अलावा कुछ जो सेंटर हैं वो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित हैं, यानी वो ICAR के नहीं होकर अपने राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें अपन कृषि उत्पाद या फसल का नाम नहीं लेकर सीधा राजस्थान का नाम ही लेते हैं, जिसे RARI के नाम से, रारी के नाम से जाना जाता है। रारी का मीनिंग है, यानी आगे कंटिन्यू। 3 तो ICAR वाले कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू जो स्टेट वाले हैं, जिसमें रारी का मीनिंग है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर या रिसर्च इंस्टीट्यूट कहेंगे फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट में आई है। तो इसका मीनिंग सेंटर नहीं लेके इंस्टीट्यूट लेंगे अपन। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हो गई थी 1943 में, और ये राजस्थान में स्थित है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के दुर्गापुरा। तो सामान्यतः इसमें इस लोकेशन का इंपोर्टेंस है, दुर्गापुरा जयपुर। तो 1-2 बार एग्जाम में जब पूछा गया रारी को, तो इसमें आंसर आपका रहता है लोकेशन वाला दुर्गापुरा, या फिर जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा आपका जयपुर। इसके बाद में जो अन्य अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है मुख्यतः बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, वहां से बहने वाली एक प्रमुख नदी है माही। और माही के क्षेत्र में जो उत्पादित प्रमुख उत्पाद हैं या जो फसलें हैं, उसमें एक तो है चावल और एक है मक्का। तो मक्का और चावल को लेके जो अनुसंधान केंद्र है वो वहीं पर है जहां पे माही नदी अधिक है, अर्थात बांसवाड़ा। तो मक्का अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, दोनों बांसवाड़ा। और ये जिस संभाग मुख्यालय में आते हैं उदयपुर में, वहां पे अनुसंधान केंद्र है जवार का, जिसकी एक लोकेशन है वल्लभनगर उदयपुर। पश्चिमी राजस्थान की ओर जाएंगे बाड़मेर की ओर। तो ये जो जलवायु है इस साइड की, ये मुख्यतः किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बाजरा। तो जो बाजरे का अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर। और इस साइड का जो संभाग मुख्यालय पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर, ये अनुसंधान केंद्र है उस फसल का जो कि एक औषधीय फसल है, पश्चिमी राजस्थान में अधिक होती है, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर वाले पार्ट में, जिसका नाम है इसबगोल।
इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर। तो ये कुछ अपने रिसर्च सेंटर हैं स्टेट के, इनको आपको याद रखना है। तो जैसे पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 यहाँ अपने को रखना है चावल और मक्का अनुसंधान केंद्र, दोनों का आंसर सेम रहेगा बांसवाड़ा। इसके बाद में जवार, तो जवार है उदयपुर का वल्लभनगर। उसके बाद में कंटिन्यू बाजरा, तो बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। और इसबगोल, इसबगोल रहेगा जोधपुर, इसबगोल जोधपुर। और बेर और खजूर को लेकर, बेर और खजूर को लेके अनुसंधान केंद्र है बीकानेर। तो बेर अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों एक जगह हैं। शुष्क बागवानी भी उसी स्थान पे है, बीछवाल बीकानेर केंद्र। तो ये कुछ एक रिसर्च सेंटर हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें ICR वाले स्टार्टिंग वाले जो 3 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बीकानेर का शुष्क बागवानी, अजमेर का BGA मसालों वाला और भरतपुर का सरसों एवं रेपसेड अनुसंधान केंद्र। अब राजस्थान में आजकल रिसर्च सेंटर के स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र यानी जो एक्सीलेंस सेंटर है, ये एग्जाम में अधिक पूछे जाने लग गए हैं। तो राजस्थान में कुछ प्रमुख फसलों को लेकर एक्सीलेंस सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, ये कौन कौन से हैं? तो इसी के बाद में जस्ट नीचे नोट या विशेष के अंदर अपने को देखना है कृषि उत्कृष्टता केंद्र। एग्रीकल्चर जो एक्सीलेंस सेंटर या जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर हम देखते हैं, एक तो अपने पश्चिमी राजस्थान की ओर खजूर को लेकर है, तो इनमें सब में शब्द यही यूज होगा उत्कृष्टता केंद्र। तो खजूर उत्कृष्टता का केंद्र कहां पर है? तो ये जैसलमेर में स्थान आता है सगरा भोज का, सगरा भोज का जैसलमेर। इसके बाद में जो खट्टे फल होते हैं उनको कहा जाता है सीट्रस। यानी नींबू वर्गीय पादप। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं अपन संतरा को, मौसमी को, नींबू को। इनका जो उत्कृष्टता केंद्र है वो नानता कोटा में स्थापित किया गया, नानता कोटा में स्थापित किया गया। उत्कृष्टता के बाद में जयपुर के अंदर अनार अनुसंधान केंद्र और ड्रैगन फ्रूट, इन दोनों के जो रिसर्च सेंटर हैं ये जयपुर में है बस्सी, बस्सी जयपुर में स्थित। इसके अलावा राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद को लेके जो एक्सीलेंस सेंटर है ये बना है टोंक में, टोंक। राजस्थान के पूर्वी भाग में आम को लेकर मैंगो एक्सीलेंस सेंटर, ये बना है धौलपुर में। एक सीता माता, सॉरी सीता माता तो एक सेंचुरी आता है, जबकि एक आता है सीताफल। सीताफल जो फ्रूट है, सीताफल का जो एक्सीलेंस सेंटर है सीताफल चित्तौड़गढ़, सीताफल जो एक्सीलेंस सेंटर है ये चित्तौड़गढ़। तो ये कुछ एक्सीलेंस सेंटर हैं राजस्थान में, जिसमें सीट्रस जो नानता कोटा में है, सगरा भोज का जो जैसलमेर में है, और उसके अलावा जयपुर में जो अनार का रिसर्च सेंटर है बस्सी वाला, ये तीनों इंडो इजराइल यानी भारत और इजराइल के सहयोग से बने हुए हैं। तो ये लास्ट में आपको ध्यान रखना है अलग से, नोट या विशेष में इस चीज का ध्यान रखिएगा। खजूर, खजूर यानी सगरा भोज का, खजूर के अलावा अनार, अनार वाला जो बस्सी में बना हुआ है जयपुर,
और जो सीट्रस है यानी जो नींबू वर्गीय पादप है ये बना हुआ है नानता, कोटा। इन सब में योगदान है इंडिया का और इजराइल का। तो मुख्यतः जो इंडो इजराइल है उस सहयोग से बने हुए हैं। तो इंडो इजराइल सहयोग से बने हुए जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कौन से हैं? तो इसमें 3 रहेंगे, एक जैसलमेर, एक कोटा नानता और एक रहेगा जयपुर। यानी 2 तो डिवीजन हेडक्वार्टर वाले पार्टी हैं, कोटा और जयपुर तो, और एक पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जो खजूर को लेकर एक्सीलेंस सेंटर बना है वो इजराइल के सहयोग से है। इसके बाद में कृषि संबंधी जो नीतियां हैं, कृषि जो नीति है राज्य सरकार के द्वारा, ये 26 जून 2013 को बनाई गई पहली कृषि नीति। तो इस कृषि नीति का जो उद्देश्य रखा गया वो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो कृषि नीति है वो कब की है राज्य की? तो 2013 की। जो डेट है 26 जून, उस 26 का आधा कर देना, ईयर सामने आ जाएगा आपके। तो 26 का आधा कितना होगा? 13, यानी 2013। तो 26 जून 2013 राज्य कृषि नीति। इसका उद्देश्य रखा गया कि जो कृषि उत्पाद है वो प्रतिवर्ष हम 4% की ग्रोथ करेंगे, यानी कृषि में 4% की ग्रोथ पूरे साल में हर वर्ष करेंगे। तो एक तो इसमें यह ध्यान रखना प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में 4% की ग्रोथ या उसमें बढ़ोतरी करना है। खाद्यान्न फसलों के लिए टारगेट किया कि हम अगले 10 साल के अंदर खाद्यान्न उत्पादन को डबल कर लेंगे। जैसे 2013 में 100 टन है तो 2023 तक उसको 200 टन करना। तो दूसरा पॉइंट है खाद्यान्न उत्पादन को 10 वर्षों में दोगुना करना, डबल कर लेना। और एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी सरकार 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल 6 रुपये आते हैं। तो वो 6 रुपये नहीं आकर 10 रुपये आए, तो ये उद्देश्य है, टारगेट रखा। तो कृषि निवेश को 6% से बढ़ाकर कितना परसेंट का लक्ष्य रखा गया? 10%। यानी हम कह सकते हैं कि नवीनतम जो कृषि नीति 2013 है उसके मुख्य जो उद्देश्य या जो लक्ष्य हैं वो एक तो कृषि का वार्षिक जो उत्पादन है या उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी परसेंट बढ़ाना? प्रतिवर्ष 4%। अनाज है उसको अगले 10 वर्षों के अंदर दोगुना करना है। और कृषि में जो निवेश आ रहा है 6%, उस 6% को बढ़ाकर कृषि निवेश को 10% करना है। तो इन 3 बातों को आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन 4%, 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना कर लेना, और कृषि में जो इन्वेस्ट या पैसा लगाया जा रहा है 6 रुपये, उसको कितना कर लेना? 10% कर लेना। यानी एग्जाम्पल दिया है कि 100 में से 6% एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि यहाँ काम करने वाली जनसंख्या कितनी है? 62%। तो 62% जनसंख्या जहाँ लगी हुई है वहाँ सरकार इन्वेस्टमेंट केवल 6% कर रही है, जबकि इसको हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है। जबकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना जो आई थी, यानी जो 2012 से और 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से वो अंतिम योजना थी, हालांकि अब जो बनती है वार्षिक योजनाओं के रूप में। तो पंचवर्षीय योजना 2012 से और जो 17 बनाई गई उसके अंदर कृषि का जो वार्षिक लक्ष्य दर है या जो वार्षिक वृद्धि दर का है लक्ष्य जो है वो 3.5% रखा गया। तो यहाँ कृषि का जो वार्षिक लक्ष्य या जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कृषि नीति में तो 4% है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5% है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कृषि नीति के अंदर अगर कृषि की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य कृषि की जो वार्षिक लक्ष्य दर पूछी है जो वृद्धि की, तो आपको बतानी है 4%। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंडर में अगर पूछी है तो आपको बताना है 3.5%। तो अभी अपन ने कृषि नीति के अकॉर्डिंग ग्रोथ देखी अपन ने 4%। तो ये अपने को नोट में मेंशन कर लेनी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया है? 3.5%। क्योंकि जो कृषि नीति है वो लंबे समय तक के लिए थी, लगभग 10 वर्ष के लिए, जबकि पंचवर्षीय योजना केवल 5 वर्ष। तो उसमें हमने टारगेट 3.5 रखा, जबकि कृषि नीति में हमने टारगेट प्रति वर्ष एग्रीकल्चर में पहले की तुलना में 4% ग्रोथ हर साल करनी है।
इसके बाद में एग्रीकल्चर संबंधी एक नई पॉलिसी है जो कृषि नीति के नाम से नहीं होके ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जो जैविक कृषि नीति है उसके नाम से स्टार्ट किया गया जून 2017 में। और इस कृषि नीति का मुख्य जो उद्देश्य है वो एक तो राजस्थान के अंदर जैविक कृषि के अंडर में यानी ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, जैविक जो उर्वरक है, उसके माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर भूमि है उस पे इस खेती को लक्ष्य किया गया है। तो शुरुआत है 2017। राजस्थान का जो पहला जैविक जिला है वो घोषित किया गया है डूंगरपुर को, जबकि जैविक गांव जयसमंद है, वहां का घाटी गांव है जयसमंद, ये उदयपुर में आता है। तो उदयपुर जयसमंद का घाटी गांव है राजस्थान का पहला जैविक गांव। तो ये जस्ट नीचे लिखा गया है इसके बारे में। गांव के तौर पे पहला जो जैविक गांव है घाटी गांव जयसमंद उदयपुर। राजस्थान का पहला जो जैविक जिला है वो रहेगा डूंगरपुर। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है तो लक्ष्य को आप ध्यान रखिएगा, एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक कृषि के अंतर्गत लाना। तो इसका मीनिंग है जैविक कृषि नीति का लक्ष्य है कि इसके अंदर या इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसानों की कितनी जमीन को सामान्यतः जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम तैयार करेंगे। तो इस नीति में स्टार्टिंग जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 1 लाख हेक्टेयर का। अब इसके बाद में हम देखते हैं देश में जो रासायनिक खादों का उपयोग पूर्णतः बंद कर जैविक कृषि को स्टार्ट करने वाला जो पहला राज्य है वो है सिक्किम। तो देश में राज्य के रूप में पूछा जाए जैविक कृषि वाला तो सिक्किम रहेगा। राजस्थान में जिले के अकॉर्डिंग पूछा जाए देन आंसर आपका डूंगरपुर रहेगा। राजस्थान में अगर गांव के रूप में पहला जैविक गांव या ऑर्गेनिक जो विलेज है वो पूछा जाए देन आंसर रहेगा घाटी विलेज, जो कि जयसमंद तहसील उदयपुर में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 हैं। जिसमें प्रथम राजस्थान के उत्तरी संभाग मुख्यालय यानी बीकानेर में है। प्रथम बीकानेर, और जो नवीनतम वाले आपके 3 हैं, क्योंकि नवीनतम 3 एक साथ स्थापित हुए थे, जो कि पश्चिमी संभाग मुख्यालय जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर। अब इनको क्या क्या नाम दिए गए ये अपन देखेंगे। अपन जैसे मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राजस्थान का जो उत्तरी संभाग मुख्यालय अर्थात बीकानेर, इस वाले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ये स्थापित हुआ था विश्वविद्यालय के रूप में 1987 के अंदर। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। जैसे अपने सिर के ऊपर क्या होते हैं केस, तो राजस्थान के ऊपर वाला जो है वो केशवानंद है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट नीचे वाला संभाग मुख्यालय जो कि आता है उदयपुर। तो उदयपुर वाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसको नाम दिया गया है महाराणा प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी या तकनीकी विश्वविद्यालय। ये स्थापित किया गया 1999 के अंदर। यह राजस्थान का दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, यानी एक तो उत्तरी संभाग मुख्यालय में, दूसरा था दक्षिणी संभाग मुख्यालय यानी जहां से महाराणा प्रताप का संबंध है उदयपुर वाले क्षेत्र से। फिर राजस्थान के 3 कृषि विश्वविद्यालय एक साथ घोषित किए गए, जिसमें पश्चिमी राजस्थान संभाग मुख्यालय पे था जोधपुर, यानी संभाग मुख्यालय टारगेट कर रहे हैं जोधपुर। स्थान तो इसका जोधपुर के अंदर मंडोर था, और जोधपुर के बाद में इस साइड में आते हैं तो जयपुर। जयपुर के अंदर स्थान आता है जोबनेर,
फिर इस साइड की ओर आते हैं तो टारगेट रहेगा कोटा। तो कोटा में कोटा विश्वविद्यालय या कोटा कृषि विश्वविद्यालय, ये कोटा के बोरखेड़ा में स्थित है। राजस्थान में एक बोरखेड़ा आता है माही नदी का, जहां पे एक लंबा बांध बनता है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसको हम कहते हैं बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तो वो बोरखेड़ा माही बजाज सागर वाला जो है वो बांसवाड़ा में है, जबकि कोटा विश्वविद्यालय वो आपके कोटा बोरखेड़ा के अंदर है। और जोधपुर वाला जो है वो मंडोर के अंदर, जोधपुर यूनिवर्सिटी के नाम से ये जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो मंडोर वाला क्षेत्र है, मंडोर जोधपुर में। जबकि जयपुर जोबनेर वाले को नाम दिया गया है श्री करण नरेंद्र। कृषि विश्वविद्यालय, यानी इन तीन को जो घोषित किया गया था 2013 में, और इन तीनों में नाम सिर्फ अभी तक जयपुर वाले को दिया है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। बाकी दो तो अपने जिले के नाम से ही है, जैसे कोटा कृषि विश्वविद्यालय और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। तीनों का लोकेशन याद रखिएगा, मेन डिवीजन हेडक्वार्टर या जिला मुख्यालय पे नहीं है। जोधपुर वाला है मंडोर में, कोटा वाला है बोरखेड़ा में, और जयपुर वाला है जोबनेर के अंदर। तो राजस्थान में जो टोटल 7 संभाग मुख्यालय वाले जिले हैं, उसमें एक अजमेर संभाग मुख्यालय वाले में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, और एक राजस्थान के पूर्व में भरतपुर। यानी 7 संभागों में से केवल 5 को आपको टारगेट करना है, जिसमें उत्तर बीकानेर, बीच वाले में जोधपुर, जयपुर, और नीचे वाले में उदयपुर और कोटा। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि योजनाएं। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ स्कीम या योजनाएं लाई जाती हैं। अब इन स्कीम या योजनाओं में कुछ योजनाएं जो अपन यहाँ देख रहे हैं, उसमें एक तो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो एक तो इन योजनाओं में बार बार जो राष्ट्रीय शब्द आता है उसको आप याद नहीं करें। उसका मीनिंग ये है कि राष्ट्रीय स्तर की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जिन स्कीम में प्रधानमंत्री लगा हुआ होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन जिसमें मुख्यमंत्री आता है, इसका मीनिंग वो स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया था 2005-6 में, जिसका मुख्य उद्देश्य, जैसे इसका नाम है बागवानी, तो इसका उद्देश्य बागवानी या हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उनको बढ़ावा देने से है। तो मुख्यतः हॉर्टिकल्चर या बागवानी को, उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन हमें करेगा वो 60% और स्टेट को लगाना पड़ेगा 40%। यानी ये जो अनुपात है केंद्र अनुपात राज्य का है। और इसके लिए राजस्थान के स्टार्टिंग में 14 जिले टारगेट किए, फिर 10 बढ़ा के अब कितने कर दिए हैं, 24 जिले। तो इसमें एक तो अच्छा क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कैसे रहेगा केंद्र राज्य का। तो लगभग जो एग्रीकल्चर वाली स्कीम है इसमें लगभग में 90 से 95% स्कीम जो है वो 60-40 के रेशियो में है। ज्यादा है वो केंद्र का है, कम है वो राज्य का है। और दूसरा अच्छा क्वेश्चन है कि जो बागवानी कार्यक्रम है, यानी जो केंद्रीय हॉर्टिकल्चर जो प्रोग्राम है या जिसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, वो कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चलता है। तो आंसर रहेगा आपका 24 डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कई बार एग्जाम में जिले भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। सूक्ष्म सिंचाई का मीनिंग है जब सिंचाई आप करें तो सामान्यतः ऐसी तकनीक को अपनाएं जिसमें पानी कम खर्च होता हो, यानी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप का मीनिंग है बूंद बूंद, स्प्रिंकलर का मीनिंग होता है फव्वारा तकनीक, या इसका दूसरा नाम है इस स्कीम का ऑन फार्म वाटर मिशन। ऑन फार्म वाटर मिशन का मीनिंग है अपने जो फार्म हाउस है उसके ऊपर अपने को पानी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी है। यानी इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई में जल का समुचित उपयोग करना, सही यूटिलाइजेशन करना। और इस स्कीम को भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन या हॉर्टिकल्चर मिशन जब स्टार्ट किया तभी स्टार्ट किया, यानी 2005 और 6। स्टार्टिंग वाली दोनों स्कीम के ईयर सेम है, 5 और 6। इसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय को तो याद करना ही नहीं है, बार बार आ रहा है, तो कार्यक्रम में याद रखना है कृषि विकास को। तो कृषि विकास कैसे होगा, कृषि विकास जब हम एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, यानी कृषि निवेश को बढ़ाकर उसके उत्पादन को बढ़ाना,
तो कृषि में निवेश को बढ़ाने वाला जो कार्यक्रम था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो कृषि विकास कार्यक्रम 2007 और 8 का है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। उस 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम। तो कृषि विकास कैसे पॉसिबल है? निवेश को बढ़ाने पर। तो कृषि में निवेश क्षेत्र को बढ़ाने या निवेश को बढ़ाने को लेकर कौन सा स्कीम या कार्यक्रम चलाया गया? तो उस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम 2007 और 8। पहले वाले कहां तक थे? 5 और 6। तो स्टार्टिंग के 2 कार्यक्रम 5, 6 और बाद वाले जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2007 और 8। तो 2007-8 का एक तो कृषि विकास कार्यक्रम, एक आता है बंबू मिशन, राष्ट्रीय बांस या बंबू मिशन। तो बंबू मिशन का मीनिंग है बांस के उत्पादन को बढ़ाना। ये कार्यक्रम भी राष्ट्रीय कृषि विकास की तरह 2007 और 8 में स्टार्ट हुआ और इसमें भी मुख्यतः केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40% योगदान है। बागवानी कार्यक्रम जो था वो राजस्थान के 24 जिलों में था, जबकि बेम्बू मिशन या बांस मिशन है ये राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बागवानी 24 और बेम्बू ये आधे में है 12 जिलों में। इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे औषधि पादपों को बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया गया जिसे राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, और इसी का नाम चेंज करके अब आयुष मिशन कर दिया है। तो अब इससे पहले वाला जो कार्यक्रम या स्कीम था 2007-8, अब हम उसके बाद का बोलेंगे 2009 और 10। तो इसका जो उद्देश्य है, अगर पहले वाले नाम से पूछा जाता है तो उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके नाम से ही उद्देश्य का पता लग रहा है। लगभग कार्यक्रम एग्रीकल्चर में ऐसे ही है कि उनके नाम से लगभग अपने को पता लग जाता है। तो शुरुआत 2009-10 की है। इसमें औषधीय पादपों को बढ़ावा देना, यानी अब एग्जाम में आपके ये आयुष मिशन के नाम से आ सकता है, आयुष मिशन। इसके बाद में नेक्स्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये राजस्थान से स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सन 2015 के अंदर। तो ये फरवरी 2015 से स्टार्ट की गई और इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनकी जमीन की या मिट्टी की जांच करके एक कार्ड बना के दिया जाए ताकि वो अपने खेत में सही खाद को लाके उसका उपयोग कर पाए, क्योंकि किसान बिना मिट्टी की जांच के अंधाधुंध जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज करता है। तो कम से कम जब उसको ये पता होगा कि जमीन के अंदर क्या चीज अधिक है क्या कम है, तो वो सही खादों का उपयोग कर पाएगा। ये सेम वैसी ही स्थिति है जैसे किसी व्यक्ति को फीवर हुआ और वो जाके सीधा पैरासीटामोल ले लेता है, तो वो सोचता है कि सामान्यतः मेरे को बुखार है, जबकि बाद में पता चलता है कि उसके डिजीज कुछ हो रही थी जिसके कारण बुखार था। यानी बाद में ब्लड रिपोर्ट या जो भी है उसके टेस्ट होने के बाद उसको पता लगेगा। तो वैसे ही मिट्टी का एक टेस्ट करके उसमें कौन कौन से मिनरल्स या तत्व कम हैं, कौन से अधिक हैं, उसके अकॉर्डिंग खादों का उपयोग किया जाए। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि खेतों में उर्वरकों का सही या उचित उपयोग करवाना। तो उद्देश्य कृषि भूमि में खाद या उर्वरकों का सही उपयोग करना, और इसकी थीम थी स्वच्छ धरा तो खेत हरा। अगर हमारी धरा स्वच्छ है तो खेत हमारा हमेशा क्या रहेगा? उपजाऊ रहेगा या हरा रहेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना, कृषि या फसल बीमा योजना। हालांकि ये स्कीम पहले भी चलती थी लेकिन इसको रीइनोवेट किया गया, वापस से नए रूप में सर्जित किया गया। तो ये जो स्कीम है 2016 में नए तरीके से आई, उसके कुछ अलग प्रकार के उद्देश्य थे। जैसे पहले देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अलग अलग राज्यों में बीमा की अलग अलग स्कीम थी। इस स्कीम के बाद ये हो गया कि पूरे देश में कृषि फसलों का जो बीमा है वो सेम रहेगा, यानी वन नेशन वन स्कीम की थीम के ऊपर ये काम करेगी, एक राष्ट्र एक योजना के आधार पे। तो इसकी शुरुआत हुई 2016 में, बजट इसके लिए 8800 करोड़, और 2016 में ये लागू कब से मानी जाती है? सामान्यतः जो जुलाई की फसलें थी 2016 की, यानी खरीफ की फसलों से। तो सामान्यतः ये जनवरी फरवरी 2016 में आ गई थी स्कीम, लेकिन जनवरी फरवरी में किसी फसल का टाइम नहीं होता, तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था जुलाई 2016 से खरीफ की फसलों से। बजट इसके लिए 8800 करोड़। थीम इसका रखा एक राष्ट्र एक योजना, वन नेशन वन स्कीम के नाम से। फिर इसका उद्देश्य था कि अगले 3 वर्षों में यानी 2016 से 19 तक लगभग जो किसान खेती करते हैं 50% किसानों को इस स्कीम से जोड़ लिया जाएगा। 50% किसानों को जोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि जो किसान
अपना एक क्रेडिट कार्ड होता है, जमीन का वैल्यू होता है, उसे हम कहते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड अपना किसान है वो लोन लेता है क्योंकि वो सस्ती दर पे लोन प्राप्त होता है। तो जो केसीसी का लोन लेकर जाएगा उस किसान के लिए बीमा करवाना अनिवार्य है। सामान्यतः क्या होता है कि कई बार अकाल की स्थिति आती है या खराबे की स्थिति होती है अनाज को लेकर, तो किसान सामान्यतः सरकार के सामने खड़ा हो जाता है या अट जाता है कि हमारा जो लोन लिया हुआ है उसे आप माफ कीजिए। तो हर किसान का लोन माफ करना सरकार के लिए भी एक तरीके से हम देखें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, अगर हर किसान का काफी मोटा लोन होता है केसीसी पे, अगर वो माफ किया जाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए सरकार ने ये किया कि आप अपनी फसल का बीमा करवाइए, आपको जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी देगी। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हमारी जो गाड़ी होती है जो गाड़ी होती है उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट या वो चोरी नहीं हो जाए, उसके लिए अपने एक बीमा राशि या एक प्रीमियम राशि है वो कंपनी को हम पे करते हैं। और साल भर किसी भी प्रकार की सर्विस अगर गाड़ी की हमें चाहिए, यानी एक्सीडेंट के बाद उसका कोई सामान चेंज करवाना है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उसे उसका अपने को जो एक उचित मुआवजा उससे जो आपका बीमा करेगी उस कंपनी को वो मुआवजा देना होता है। तो उसी तरीके से कृषि फसलें हैं, उनका जो मुआवजा है वो बीमा कंपनी देगी, जिस बीमा कंपनी के आपने बीमा करवाया है। अब फसल का खराबा कितना % हुआ उसको लेके पहले मॉनिटरिंग किया जाएगा कि इस बार अकाल की स्थिति रही जिसमें 40%, 50% या 100% फसलें खराब हो गई, उसके अकॉर्डिंग किसान को मुआवजा मिलता है। हालांकि ये कहने की बातें अलग होती हैं और मिलता जो लास्ट में वो कुछ और है। तो वो प्रैक्टिकल चीजें हमें पता है, लेकिन अपने को बताना वैसा ही है कि अगर 30% का खराबा हुआ है तो किसान को लगभग 30% का पेमेंट सरकार के द्वारा या बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। बीमा हालांकि है तो बीमा कंपनी के द्वारा ही पे किया जाएगा। तो 3 वर्षों में 50% किसानों को जोड़ना, उसके साथ केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड वालों के लिए ये योजना, ऋणी किसानों के लिए योजना अनिवार्य होगी। तो ये अच्छा पॉइंट है वैसे। और इस योजना में, बीमा योजना में कुछ कृषि फसलें हैं, उनके बीमा का प्रीमियम क्या जमा करवाना है, यानी कृषि फसल की जो वैल्यू है उसका कितना % वैल्यू बीमा को दिया जाएगा। तो रबी फसल है तो उसमें बीमा की राशि को रखा गया है 1.5%, 1.5%। खरीफ की फसल है, नाम थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें 2%। बागवानी नाम थोड़ा और बड़ा है तो उसमें प्रीमियम राशि 5%। यानी आपकी फसल अगर रबी की है और उसकी वैल्यू अगर 1 लाख आ रही है तो आपको बीमा करवाने के लिए सिर्फ 1.5% राशि यानी 1500 रुपये देने होंगे। अब अगर आपकी फसल खरीफ की है और उसकी वैल्यू भी 1 लाख है तो आपको बीमा के लिए केवल 2% यानी 2000 देने होंगे। तो जितनी जमीन होगी उसके अकॉर्डिंग या जो जमीन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका तय किया जाएगा कि फसल कौन सी बो रहे हो। रबी वाली है तो 1.5% प्रीमियम लगेगा, तो इसमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा। खरीफ वाली है तो उसमें प्रीमियम अपने को 2%, क्योंकि खरीफ में सामान्यतः रिस्क कम होती है तो प्रीमियम राशि आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। और बागवानी फसलें जिनकी वैल्यू अधिक है तो वहाँ आपको प्रीमियम राशि 5%। तो इन शब्दों के जो नाम है वो देख लेना। रबी थोड़ा छोटा नाम है तो वहाँ 1.5%, खरीफ थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ 2% प्रीमियम, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि या फसल बीमा योजना में रबी या बागवानी फसलों का जो प्रीमियम रेट है वो क्या है, या हो सकता है तीनों का एक क्रम में पूछ लें, रबी, खरीफ और बागवानी। तो 1.5%, 2% और 5%। इसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015-16 में स्टार्ट की गई। उर्वरक जो मृदा की जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो है 2015 की। और उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये 2015-16 यानी ये बजट स्कीम है। जबकि फसल बीमा जो योजना है वो 2016 की। और इस सिंचाई योजना में टारगेट किया गया कि 2020 तक लगभग देश के हर किसान और हर खेत तक सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन ये जल तभी उपलब्ध होगा जब किसान है वो हर एक पानी की बूंद का सही उपयोग करे, यानी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर से सिंचाई करे। तो इस कार्यक्रम की एक थीम भी रखी गई थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक उत्पादन अपने को करना है। तो इसका एक तो ये याद रखिएगा, शुरुआत 2015-16, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर थीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उद्देश्य 2020 तक हर खेत और हर किसान को सिंचाई के लिए जलापूर्ति करना, और सिंचाई में मुख्यतः बूंद बूंद और फव्वारा तकनीक है, इसको अधिक बढ़ावा दिया जाए, अपनाया जाए, तभी पॉसिबल होगा हर किसान तक पानी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा फरवरी 2019 के अंदर देश के किसान को सम्मानित करने के लिए एक निधि या एक राशि का प्रावधान रखा कि हम 12 महीने के समय में किसान को 6,000 रुपए की राशि देंगे, जो प्रति 4 माह के अंदर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो 8वें महीने में फिर 2,000, फिर 12वें महीने के अंदर फिर 2,000, यानी पूरे साल में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत या इसका शुरुआत हुई 1 फरवरी 2019 से। योजना है प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में, 3 किस्तों का मीनिंग है प्रति 4 माह के अंदर 2,000 रुपए। फिर राजस्थान सरकार के द्वारा K3 है कृषक कल्याण कोष, यानी किसान सामान्यतः जब कई बार अपनी फसलों का एक उचित यथोचित जो मूल्य है उसकी मांग करते हैं कि हमारी फसलों का जो मूल्य अभी बढ़ा नहीं, आप बढ़ाइए, तो सरकार के सामने संकट ये होता है कि उन्होंने जो बजट रखा था उसमें ये उन्होंने सोच के ही नहीं रखा कि किसान डिमांड कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अलग से कोष बना दिया K3 के नाम से। K3 क्या है? तो K3 आपका K कृषक, अगेन K कल्याण और अगेन K कोष, यानी कृषक कल्याण कोष के नाम से बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है किसानों के जो उत्पाद हैं उनका यथोचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये है, K3 है, इसमें किसानों के लिए कितने रुपए का कोष तैयार किया गया है? 1,000 करोड़। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके बाद में है कृषि निवेश कार्यक्रम, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुख्यतः राज्य सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिसर्जेंट कार्यक्रम सरकार ने स्टार्ट किया था। ये कार्यक्रम हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट के थे, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ सरकार को या सरकार की तुलना नहीं करवाते हुए एक सामान्यतः अध्ययन के आधार पे अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम जो स्टार्ट किए गए उनको किन नाम से स्टार्ट किया गया और कब कब ये आयोजित हुए। तो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये ग्राम कार्यक्रम के नाम से स्टार्ट किए गए थे, जिसमें ग्राम का मीनिंग होता है जी से ग्लोबल, आर से राजस्थान एग्रीटेक मीट, तो इसमें रहेगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में निवेश करना। अब कृषि संबंधित सेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? मुख्यतः कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी या खाद्यान्न प्रसंस्करण। खाद्यान्न प्रसंस्करण यानी जो कृषि या संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो उत्पाद है उन उत्पादों को दूसरे उत्पादों में कन्वर्ट करना। जैसे डेयरी है जिसमें दूध उत्पादन करते हैं अपन, तो दूध से पनीर बनाना या दूध से मावा निकालना, तो इसका मीनिंग है इसके दूसरे यूज है। तो मुख्यतः कृषि संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यानी उद्योग इसमें शामिल नहीं है। और पहला जो ग्राम कार्यक्रम है वो आयोजित करवाया गया था सीतापुरा जयपुर के अंदर, जो नवंबर 2016 में आयोजित हुआ। इसके बाद के जो ग्राम कार्यक्रम है, ग्राम सेकंड है, ये कोटा में 6 महीने बाद मई 2017, फिर उसके 6 महीने बाद उदयपुर के अंदर नवंबर 2017। इसका मीनिंग 3 ग्राम कार्यक्रम आयोजित करवाए जा चुके हैं, जिसमें ग्राम फर्स्ट जयपुर है नवंबर 16 के अंदर, फिर 6 महीने बाद मई 17 में, फिर 6 महीने बाद नवंबर 2017 में। तो इनको आप तीनों को कंटिन्यू याद रखना है। पहला जयपुर, सेकंड कोटा और ग्राम कार्यक्रम थर्ड जो रहेगा वो उदयपुर। तो अभी तक 3 ही आयोजित करवाए हैं। चौथा प्रस्तावित था जोधपुर में, लेकिन 2018 के अंदर चुनाव आने के कारण बाद में उसको निरस्त कर दिया। यानी अभी तक जो ग्राम कार्यक्रम है वो सिर्फ आपको 3 ही याद रखने हैं। अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस टॉपिक को यानी यहाँ तक इस पोर्शन को अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।